गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की, और आज का सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है बिकॉज आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपको यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा करंट अफेयर से रिलेटेड। सो फर्स्ट पेज इटसेल्फ, इंडिया चाइना हैव सेट टाइज ऑन राइट ट्रैक। जय जयशंकर साहब की जो है स्टेटमेंट आई है, पार्लियामेंट में इन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी। अब बात इसको करते हैं थोड़ी डिटेल के अंदर। ओके, सो थिंग्स आर ऑन राइट डायरेक्शन, चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। टॉक्स ऑलरेडी हमारे कंक्लूड हो चुके हैं, डिसएंगेजमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सो वी आर होपफुल दैट थिंग्स विल बी नॉर्मलाइज्ड। क्लियर। बट एक चीज़ हमें समझनी होगी यहाँ पे कि नेचर ऑफ चाइनीज स्टेट, अगर आप चाइना की सरकार की बात करेंगे, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट किस तरीके से ऑपरेट करती है, क्या उनका वर्किंग स्टाइल है। सो नेचर ऑफ चाइनीज स्टेट की अगर हम बात करें, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। क्लियर, उसके अंदर कोई खास बड़ा फर्क नहीं आएगा। तो आपको ये दिखने को मिलेगा कि मे बी थिंग्स विल अगेन टर्न अप। दोबारा जो है एक तरीके के समस्याएं आ सकती हैं, एंड इन दैट केस वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। उसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। यस, डिप्लोमेटिकली वी हैव टू वर्क, डिप्लोमेटिक तरीके से काम करेंगे, प्लस यू नीड टू फोकस ऑन योर मिलिट्री। दोनों तरीके से आपको काम करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन। और ये पॉजिटिव चीज़ है कि अभी डिसएंगेजमेंट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, बिकॉज ओवरऑल ग्लोबल एनवायरनमेंट इज नॉट दैट गुड। काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि डिफरेंसेस कंट्रीज के बीच इंक्रीज हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं। सो वैसे में इंडिया और चाइना जैसे दो बड़े ताकतवर देश अगर इस डिफरेंसेस के साथ चलते तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस की तरफ दोनों जा सकते थे। सो दिस वाज द केस है। अब जरा आप देखेंगे मेंस 2016 के अंदर यूपीएससी ने क्या सवाल किया था। तो क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू साउथ चाइना सी, कि भी पूछा गया कि साउथ चाइना सी के अंदर क्या जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही है और उसके उसका क्या हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, इंडिया के लिए क्या उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो समझना है। अब देखिए, साउथ चाइना सी के अंदर जो मेजर चल रहा था, चाइना ने एक 9 डैश लाइन डिक्लेयर की थी। और उन्होंने कहा था कि ये 9 डैश लाइन जो आप देख सकते हैं, कि इसके बीच की जो भी टेरिटरी है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द चाइनीज टेरिटरी। क्लियर। अब किस बेस पे ये 9 डैश लगाई लाइन उन्होंने बनाई, वो कहते थे कि मेडिवल टाइम्स के अंदर, क्लियर, इस पूरे एरिया के अंदर चाइना का, आप बोल सकते हो उस समय तो चाइना का ही डोमिनेंस रहा होगा, तो आज वो इसी चीज को क्लेम कर रहे हैं। एंड दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग द इंटरनेशनल लॉ। तो वो यूएन लॉ को भी जो है यहाँ पे एक तरीके से नकार रहे हैं बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि ये हम इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। अब ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। अब देखो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट की बात करेंगे। तो आज की डेट में इंडिया का 90% जो ट्रेड हो रहा है, क्लियर, आई एम टॉकिंग अबाउट मर्केंडाइज ट्रेड, ओके, गुड्स का जो ट्रेड होता है, वो आपका सी रूट के थ्रू हो रहा है। सारा कुछ सी रूट के थ्रू जा रहा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इस ट्रेड की अगर हम बात करेंगे, 90% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आप सी रूट के थ्रू ही भेज रहे हो। और उसका एक सिग्निफिकेंट, यू कैन से, पार्ट आपका साउथ चाइना सी से भी जाता है। तो अगर साउथ चाइना सी के अंदर कुछ भी इस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती हैं, तो हमारा जो ट्रेड इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। और इसीलिए हमें भी साउथ चाइना सी के अंदर देखना है कि क्या चीज चल रही है। नॉट जस्ट दैट, वियतनाम के अंदर हमारे यहाँ पे ओएनजीसी विदेश, क्लियर, ये ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे थे। तो वियतनाम के साथ मिलके हम ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, और चाइनीज अथॉरिटीज ने हमें वो अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम अपने शिप्स को वापस ले जाएं। तो आपके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं ट्रेड के, ऑयल एक्सप्लोरेशन के, वो सारे के सारे यहाँ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। तो इसीलिए वी हैव टू कीप अ वॉच जो यहाँ पे चल रहा है। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। वन इज रिस्पेक्ट फॉर लॉज, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल सिस्टम। तो अगर कोई चाइना जैसा बड़ा कंट्री इंटरनेशनल सिस्टम की परवाह नहीं करेगा, तो आप खुद ब खुद सोच लीजिए कि ये ऑर्डर कैसे एस्टेब्लिश होगा। इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब द सिस्टम दैट इज एस्टेब्लिश्ड, जो हमने पास्ट में एस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वो सब यहाँ पे इम्पैक्ट हो जाएगा।
सो दीज वर द की पॉइंट्स। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एक बार देखते हैं, तो ये आपका प्रीलिम्स 2023 का ही सवाल है, ओके। और मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मानूंगा। तो पूछ क्या रहा है, देखिए ये कह रहे हैं कि इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना। अच्छा जी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द प्रोपगेशन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इन इंडिया इज मोर इन कंपैरिजन टू चाइना, कि भाई हमारे यहाँ पे जो इरिगेशन वाला एरिया है, मतलब जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि नहर का जो नेटवर्क है वो काफी एस्टेब्लिश्ड है इंडिया में वैसे। तो उनका कहना है कि इंडिया के अंदर जो हमारे यहाँ पे नहर का नेटवर्क है वो चाइना से ज्यादा है। Then they are saying the average productivity per hectare in Indian agriculture is higher than that in China, कि भी इंडिया के अंदर जो है ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। देखो ये स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली गलत हो जाएगी, थर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी हमसे ज्यादा है, तो ये आप गेस कर सकते हो। और एक तरीके से बहुत बार आपको ये चीज न्यूज में भी मिल जाएगी कि इंडिया की प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं है। हमारे यहाँ पे इरिगेशन नेटवर्क जरूर ज्यादा है, ठीक है, देर इज नो डाउट अबाउट इट। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। और अगर आप बात करते हैं चाइना के अंदर, तो इंडिया के पास एरेबल लैंड भी ज्यादा है, तो ये पॉइंट आपको समझना है। क्लियर? तो चाइना के पास बंजर जमीन बहुत है और हमारे यहाँ पे एरेबल लैंड ज्यादा है। सो ये दो स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाती हैं। ओनली टू। ओके। अब इसके अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पेपर टफ काफी था, 2023 वाला लेवल भी आपको हाई मिलेगा, बिकॉज इसमें आप एलिमिनेशन नहीं लगा सकते, इसमें आप गैस वर्क नहीं लगा सकते, इसलिए जो है एग्जाम टफ था। आगे देखिए प्रीलिम्स का एक और सवाल है, प्रीलिम्स 2022 का। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इशू विद सेंकुकू आइलैंड। अब देखिए ये सेंकुकू आइलैंड जो है ये ईस्ट चाइना सी के अंदर है। क्लियर? तो चाइना का जो डिस्प्यूट है वो सबके साथ चल रहा है। ये जापान के साथ इनका डिस्प्यूट है, और जापान का इसके ऊपर होल्ड है अभी एट प्रेजेंट, ओके। और चाइना इसको क्लेम करता है। सो दिस इज हाउ इट इज। सो चाइना जापान दे आर एंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दीज आइलैंड्स। अब इतना ही नहीं है, ताइवान भी एक इसके अंदर खिलाड़ी आ गया है, ताइवान भी इसके अंदर एक पार्टी है। सो इस तरीके से जो है ये डिस्प्यूट यहाँ पे चल रहा है, तो उसका हमें आइडिया होना चाहिए। पॉइंट ये होती है कि छोटे से आइलैंड है, इसके ऊपर कोई रहता नहीं है, लेकिन हमें आपको एक चीज बतानी है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होती है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक होती है। मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब ये है कि जितने भी वहां पे मिनरल रिसोर्सेज होंगे वो उसी कंट्री के पास जाएंगे। क्लियर? तो अगर जापान इस पे क्लेम करता तो 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो फिशेज हैं, जो मिनरल वेल्थ है, ऑयल गैस वट एवर इट इज, उसके ऊपर किसका होल्ड होगा? जापान का होल्ड होगा। इसीलिए जो है ये एक इंपॉर्टेंट एंटिटी होती है। ये छोटे छोटे आइलैंड्स के लिए भी इसलिए लड़ाई लड़ी जाती है। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू कीप इट इन माइंड, ओके। तो ये आइडिया हमें होना चाहिए। मतलब आप आइडिया लगा लो, एक छोटा सा आइलैंड है तो उसका 200 किलोमीटर का जो रेडियस हो जाएगा, ओके, किलो सॉरी माइल्स का, 200 नॉटिकल माइल्स का जो रेडियस होगा, वो सारा रिसोर्स उसी कंट्री का हो जाएगा। इसलिए बड़ी चीज है ये। तो कोई इस पे अपना हक छोड़ना नहीं चाहता, दैट इज द की पॉइंट। तो ढाका समन्स इंडियन एनवॉय आफ्टर द ब्रीच एट अगरतला मिशन। ओके, सो काफी प्रोटेस्ट हुए थे यहाँ पे। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज को अटैक किया जा रहा है उसके अगेंस्ट में इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट हुए थे, और उसको लेके यहाँ पे चीजों को बताया गया है। तो ठीक है, ये सब चलता रहता है, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, तो हम ये तो बिल्कुल हमें ये रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। बट यू ऑल्सो हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू योर इक्वेशन विद योर नेबर। अब बांग्लादेश हमारे लिए जरूरी क्यों है? देखिए सिंपल सी चीज है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर हम इंसर्जेंसी को अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हैं, वी नीड सपोर्ट फ्रॉम बांग्लादेश। नॉट जस्ट दैट, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, क्लियर, कनेक्टिविटी भी हम बांग्लादेश के थ्रू बेटर कर सकते हैं। इतना ही नहीं है, अगर आप स्मगलिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं उनको अगर रोकना चाहते हैं, तो इन सब चीजों के अंदर हमें बांग्लादेश की जरूरत पड़ेगी। आप बिना उनकी सपोर्ट के ये सब नहीं कर सकते। मतलब वी हैव टू एंगेज विद देयर गवर्नमेंट। और जो बॉर्डर है वो रेवराइन बॉर्डर है यहाँ पे, ओके, मार्शी बॉर्डर है, क्लियर, जंगल है यहाँ पे। तो ये सब टफ पॉइंट्स आते हैं एंड इट इज अनफेंस्ड, अभी तक फेंसिंग इस पे नहीं है। हाँ ये जरूर है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बांग्लादेश बॉर्डर को भी फेंस किया जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो यहाँ पे हमें सोचने चाहिए।
and these are the key things. Clear? And to deal with these type of issues you have to engage with their government. तो हम उनको ज्यादा नाराज नहीं कर सकते. The point is this: we want early, you can say, डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू स्टार्ट, कि जितना जल्दी हो सके बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए. अब देखिए, मोहम्मद यूनिस जो थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, अल जजीरा न्यूज चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था. उन्होंने कहा था कि इट विल टेक 4 years. ना 4 years इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चनेबल पॉइंट, कि 4 साल तक आप कैसे डिक्टेटरशिप रख सकते हैं. तो ये बहुत ही सीरियस पॉइंट है, बिकॉज ग्लोबली थिंग्स विल नॉट बी, यू कैन से, इसको अच्छे लाइट में नहीं देखा जाएगा, इसको बिल्कुल भी खराब चीज की तरह देखा जाएगा. तो लाइक even the western media, they are also criticizing something that is happening in Bangladesh. तो ये कुछ एक की पॉइंट्स हैं जो हमें भी समझने चाहिए यहाँ पे. क्लियर? अब जरा एक बार देखिए यहाँ पे, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मेंस 2013 का. तो ये कहते हैं क्रिटिकली एग्जामिन द कंपल्शंस व्हिच प्रॉम्प्टेड इंडिया टू प्ले अ डिसाइसिव रोल इन इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश. तो यहाँ पे सवाल है 1971 की वॉर का. ओके, एंड आई एम टेलिंग यू, अभी ये वही टाइम चल रहा है, ऑन द 3rd और द 4th द वॉर स्टार्टेड. ठीक है, तो हम आज का तारीख भी वैसा ही है. तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इसके ऊपर, और काफी साल हो गए हैं इसको. देखिए अब देखिए उस समय क्या क्या क्राइसिस चल रहा था. पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो थी वो बांग्लादेश की थी, मतलब उस समय वो ईस्ट पाकिस्तान था. ठीक, तो उनके इंटरनल मैटर में हमें वैसे तो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, बट देयर वर सम कंपल्शंस जिसकी वजह से इंडिया को वहां पे जाना पड़ा. सो फर्स्ट कंपल्शन वाज द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. तो मोर देन 1 करोड़ रेफ्यूजीज दे एंटर्ड इंडिया. 1 करोड़ से ज्यादा रेफ्यूजी इंडिया में एंटर कर जाते हैं. क्यों? एक तरीके से बांग्लादेश के अंदर उस समय जेनोसाइड चल रहा था, लोगों को मारा जा रहा था, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा था. क्लियर? सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज हैपनिंग देयर. क्योंकि ये सब कर कौन रहा था? पाकिस्तानी आर्मी. तो काफी अलार्मिंग सिचुएशन थी, और 1 करोड़ रिफ्यूजी इंडिया में आ गए. अब इंडिया वाज आल्सो, यू कैन से, डीलिंग विद फूड सिक्योरिटी इशू एट दैट टाइम. अब हम खुद के अपने फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं. उस समय कोई ग्रीन रेवोल्यूशन थोड़ी ना आया था, मतलब स्टार्ट ही हुआ था, जस्ट अपने पीक पे थोड़ी ना था. तो आप एक तरफ खुद प्रॉब्लम डील कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पड़ोसी देश से करोड़ों की तादाद में लोग आ जाते हैं. तो दैट वाज अ क्राइसिस फॉर अस, एंड वी हैव टू डू समथिंग, और हमने वो डिसाइसिव एक्शन यहाँ पे लिया. क्लियर? तो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न भी था. देयर वाज इन्फ्लक्स ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंट्स, रेफ्यूजीज, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा था. इकोनॉमिक कंसिडरेशन देखिए, रेफ्यूजी क्राइसिस बहुत बड़े इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन के साथ आपके पास आ रहा था. डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस समय प्रॉमिस किया था लोगों के साथ, कि इंदिरा गांधी ने ये प्रॉमिस किया था कि शी इज गोइंग टू हेल्प आउट पीपल हु आर देयर इन बांग्लादेश. क्योंकि बांग्लादेश के अंदर उस समय माइनॉरिटीज टारगेट हो रही थी, मतलब सिर्फ वहां पे, वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन मुस्लिम्स कम टारगेट हुए थे, लेकिन हिंदूज को वहां पे ज्यादा टारगेट किया गया था. दैट वाज समथिंग व्हिच वाज विजिबल. और इंटरनेशनल प्रेशर भी था कि बीइंग अ डेमोक्रेसी, बीइंग अ नेबरिंग कंट्री, इंडिया शुड डू समथिंग, बिकॉज बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पे चल रहा था उस समय बांग्लादेश में. एंड वी डिसाइसिवली एक्टेड ऑन दैट. सो दिस वाज द की थिंग. इस वजह से हमें वहां पे इंटरफेयर करना पड़ा. क्लियर? तो कोई बुराई नहीं थी इसके अंदर. हमने पहले इंटरनेशनल सेंटिमेंट्स को बेटर किया, ऐसा नहीं था कि भी आप सीधा जाके लड़ाई करने चले गए थे. आपने वार्निंग की. एंड पॉइंट इज दिस: 3 दिसंबर को पाकिस्तानी एयरफोर्स हमारे यहाँ पे वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर जो है, मतलब राजस्थान, गुजरात और इस इलाके के अंदर हमारे एयर बेसिस के ऊपर बॉम्बार्डमेंट करती है. तो वॉर हमने स्टार्ट नहीं किया, वॉर उन्होंने स्टार्ट किया, हमने तो सेल्फ डिफेंस किया था. दैट वाज द पॉइंट हियर. क्लियर? और यही चीज हमें ध्यान भी देनी है. अब चलेंगे सीधा जो है हमारे एडिटोरियल कंपोनेंट्स के ऊपर, और यहाँ पे बात हो रही है नेशनल क्वांटिफाइड गोल्स को लेके. क्लियर? नेशनल कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स की बात है. तो अब देखो, हमने डिस्कशन की COP29 के अंडर क्लाइमेट चेंज एक सीरियस इशू है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. क्लियर? लेकिन ये क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए फाइनेंसिंग को देखना ये बहुत जरूरी है. और उसको लेके डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस थोड़े से अलग रास्ते पे चल रहे हैं. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे समझने हैं. ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हुए नजर आ रहे हैं. डेवलप्ड नेशंस, दे आर नॉट रेडी टू बेसिकली फंड द क्लाइमेट चेंज एफर्ट.
और बिना क्लाइमेट फाइनेंसिंग के आप इस प्रॉब्लम से डील ही नहीं कर सकते हो। और एक चीज समझनी है, डेवलप्ड नेशंस ने हिस्ट्री के अंदर जो पॉल्यूशन किया है तो उसका तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दे हैव टू पे फॉर दैट, क्लियर। और डेवलपिंग नेशंस का भी एक राइट है, राइट टू डेवलप। इनका हक है, इनको अपने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो एनहांस करना है। तो हमारी प्रायोरिटीज हैं और उसके अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर फोकस करना है। तो देखिए हमें कुछ एक विंडो आपको देनी पड़ेगी, क्लियर। विंडो जिसके अंदर हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटी होगी और थोड़ा बहुत पोल्यूशन भी होगा। हाँ, डेवलप्ड नेशंस दे शुड फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी, बट इफ दे आर नॉट रेडी फॉर दैट, देन सीरियसली इस क्लाइमेट चेंज के एफर्ट पे कोई खास काम नहीं होगा। अब आप देखिए, एक तरफ इंडिया ने हमारे को डेवलप करने का टारगेट रखा है बाय 2047। सो इन दैट केस वी हैव क्लैरिटी ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव्स, ओके। और दूसरी चीज समझिए कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो जल्द तक आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, ये मैं ये बता रहा हूँ कि भी इंडिया वाले भी ये ना सोचें कि ठीक है पोल्यूशन करते रहो, थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी निकालते रहो, नहीं। वो मॉडल सही नहीं है। हम डेवलप्ड नेशंस के मॉडल पे नहीं चल सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी, यू कैन से, कोऑपरेटिव, क्लीन विद दिस पर्टिकुलर आइडिया। तो यही चीज बताई गई है यहाँ पे, ओके। अब एक चीज थी कॉप 21 के दौरान पेरिस के अंदर जो डील हुई थी, आइडिया यही था, उस टाइम प्रॉमिस किया गया था कि फ्यूचर में एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा विद क्वांटिफाइड क्लाइमेट गोल्स। क्योंकि देखिए इससे पहले क्या चल रहा था, सीबीडीआर चल रहा था, क्लियर, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये 2015 के अंदर आया था। अब उससे आगे जाने की बात चल रही थी कि उस टाइम पे भी ये कहा था कि फ्यूचर में हम नेशनल कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स बनाएंगे, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। हाँ, पहले वाले में ये था कि आप खुद अपना टारगेट जो है डिसाइड करेंगे। सो दीज वर द थिंग्स। और पहले जो कमिटमेंट लाई गई थी वो थी कि $100 बिलियन एनुअली जो है ये देंगे बाय 2020। तो ये कैनकम प्लेज के नाम से थी ये चीज। और आपके एग्जाम से आपको इस इन टर्म्स को याद रखना होता है, क्लियर। तो उस समय ये $100 बिलियन की बात की थी। दे वर रेडी टू फैसिलिटेट दैट और कोई कंट्रीज ने किया। लेकिन अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि उस क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेके उसकी डेफिनेशन क्या रखी जाएगी। बिकॉज ये लोन भी दे रहे हैं, लोन थोड़ी ना क्लाइमेट फाइनेंसिंग है। एड दे रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं। तो इनमें से किस चीज को आप जो है यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंसिंग की डेफिनेशन में मानेंगे। बिकॉज लोन को तो रीपे किया जाता है, ठीक है ना। सो दैट इज, वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब फाइनेंशियल एस्टिमेट्स जो अब की बार डिमांड किए जा रहे थे, डेवलपिंग कंट्रीज कह रहे हैं दे नीड $5 ट्रिलियन टू $7 ट्रिलियन, ओके, इतना ज्यादा अमाउंट हमें चाहिए। अब डेवलपिंग नेशंस तो इतना भारी अमाउंट मांग रहे हैं, लेकिन डेवलप्ड नेशंस इसको लेकर रेडी नहीं है। डेफिनेटली उनका भी पॉइंट थोड़ा समझना पड़ेगा, बिकॉज ग्लोबल अभी सिनेरियो भी ठीक नहीं चल रहा। ग्लोबल इकोनॉमी को अगर आप देखोगे, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग। वॉर का सिनेरियो चल रहा है और ऐसे में क्लाइमेट चेंज अब कंट्रीज की उतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं दिख रही है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्लियर। पैसा अभी आता हुआ नहीं नजर आएगा आपको। दे आर रेडी टू फैसिलिटेट $300 बिलियन एनुअली, वो देने को तैयार है, इसको लेके उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रियलिटी इज दिस, इट इज इनसफिशिएंट और ये एक्चुअल नीड्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। हालांकि मेरा ये कहना है कि भी जितना पैसा आ जाए ठीक है, और ग्रेजुअली आप विंडो रखिए कि इसको एटलीस्ट अगले 5 साल के अंदर, इन नेक्स्ट 5 years, इट शुड बी फर्दर इंक्रीज टू $500 बिलियन। आप इसको $500 बिलियन कर सकते हैं। और उसके जो नेक्स्ट 5 years होंगे, क्लियर, उसके अंदर इसे आप $1 ट्रिलियन लेके आ सकते हैं। तो दैट इज पॉसिबल, ग्रेजुअली हम जा सकते हैं इसकी तरफ। तो ये डेवलप्ड नेशंस को समझना है, एंड डेवलपिंग नेशंस शुड सजेस्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि स्लो प्रोग्रेस लेके चलो, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा तेजी लेके आओ इसमें, क्योंकि इतने से बात नहीं बनने वाली है। दैट इज द बिग आइडिया। अब ongoing discussions are going on and there is this common but differentiated responsibilities, ये चल रही है। देखिए इसके अंदर टेक्नोलॉजी तो चाहिए, बिना टेक्नोलॉजी के जो है आप इसको नहीं लेके जा सकते। तो क्लीन टेक्नोलॉजी आपको जरूर एक शेयरिंग अरेंजमेंट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक जरूरी चीज है जो यहाँ पे हमें लेके आनी है। चलिए आगे चलते हैं। सो आज एडिटोरियल्स प्राइमरीली इसी के राउंड आए थे, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काफी बातें थी। अब देखो लोकल एक्शन इन दिस ग्लोबल इनर्शिया,
योर गोल्स कैन बी ग्लोबल, ओके, आपके गोल्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स, ये आप ग्लोबल लेके चल सकते हो, ठीक, कोई उसमें बुराई नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू चेंज, इसके लिए जो पाथ होगा, रास्ता जो होगा, वो रास्ता तो डोमेस्टिक एफर्ट से ही आएगा। क्लियर? दैट इज व्हाट द की पॉइंट इज, जो चीज इसमें बताई गई है कि भाई एफर्ट लोकल होगा, आपका गोल ऑब्जेक्टिव जरूर जो है वो इंटरनेशनल हो सकता है। तो अभी क्लाइमेट कार्बन मार्केट को लेके बात की गई है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इंडिया ने ऑलरेडी एक स्कीम चलाई थी जिसको पैट स्कीम बोला जाता था। क्लियर? और पैट स्कीम के अंडर जो है हम लोग परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड सर्टिफिकेशन ऑलरेडी इस टाइप का दे रहे थे। अब वहां से हम कार्बन मार्केट की तरफ जाएंगे, तो इंडिया ने अपनी तरफ से काफी एफर्ट ऑलरेडी किए हुए हैं, तो हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारे यहाँ पे सिस्टम जो है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश था। तो अब आप देखेंगे कि सिर्फ पैट स्कीम का जस्ट एक अपग्रेडेशन होगा और वो एक कार्बन मार्केट की तरह बनेगी, क्योंकि एक हम ग्लोबल कार्बन मार्केट यहाँ पे बनाना चाहते हैं। क्लियर? तो आप ग्लोबल कार्बन मार्केट बनाना चाहते हैं, एंड वो चीज़ यहाँ से हम फैसिलिटेट करेंगे। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो हमें समझनी है। अब इसके अलावा हमारे लेवल पे बहुत एफर्ट किया जा रहा है। पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है इंडिया के अंदर, एंड दैट इज हैपनिंग एट अ वेरी, यू कैन से, बल्क स्टेज। बहुत ही बल्क स्टेज पे वो काम किया जा रहा है, तो ये काफी प्रोग्रेसिंग है इंडिया के एस्पेक्ट में। क्लियर? अब देखिए कोप 29 से क्या टेक अवेज है, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे कि क्या क्या आया। अब G20 समिट ब्राजील के अंदर, वहां पे भी इसको लेके कंसर्न थे। क्लियर? तो ये जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, ये सबके लिए ही बहुत ही सीरियस चीज है जो चल रही है। तो जितने भी आपके इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स हैं, वहां पर सब लोग इस चीज को डिस्कस करते हैं। द टास्क इज कैसे इसको फाइनेंस करना है, वो सब लोग अभी देख रहे हैं। तो एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट 1.3 ट्रिलियन पर ईयर की है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ओके, 2035 तक, बट उतना शायद आएगा नहीं। एंड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, क्लीन एनर्जी लेके आनी है, अर्बन डेवलपमेंट करना है। देखिए, डेवलपिंग नेशन का राइट है कि वो अपने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करे, तो वो काफी सही है इन चीजों के अंदर, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वेस्टर्न मॉडल को देखोगे, तो वेस्ट भी तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ही डेवलप हुआ है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना आता तो क्या वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप हो पाते? नहीं ना। तो उस समय जब उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई होंगी तब पोल्यूशन भी हुआ होगा। हाँ, हम ये आज की डेट में सेम मॉडल पे नहीं चल सकते। हम नहीं कह सकते कि हम ब्लाइंड उस तरीके पे चलेंगे और पोल्यूशन करना हमारा हक है, वो बिल्कुल भी हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये एंगल्स हैं थोड़े जो हमें एक्सप्लोर करने हैं, थोड़े समझने हैं। अब प्लेज है $300 बिलियन पर ईयर आ जाएगा, ओके, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी एंटायरली पब्लिक फाइनेंस। तो ये एक की पॉइंट है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा स्टार लगाना पड़ेगा। मतलब इनमें से कुछ एक लोन की फॉर्म में आएगा, कुछ प्राइवेट सेक्टर अगर इन्वेस्ट करता है, दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज ग्रीन फाइनेंसिंग, उसको भी हम क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग के तौर पे देखेंगे। सो यही तो वो इन पॉइंट है जो डेवलपिंग नेशंस पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप हर चीज को एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते। हाउ कैन यू टेक दिस पर्टिकुलर कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एज अ केस फॉर और एज अ चांस फॉर मेकिंग सम बिजनेस गेन्स? ये बिजनेस गेन्स के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। क्लियर? एंड दैट इज व्हाट इज प्रोटेक्टेड, वही चीज यहाँ पे बताई गई है। सो दीज आर द पॉइंट्स। अब प्राइवेट फाइनेंस में ओनली फ्लो टू कमर्शियली अट्रैक्टिव इकोनॉमीज, मतलब देखिए बिल्कुल इंडिया जैसे देश में तो इसको फायदा होगा, बट व्हाट अबाउट अदर्स? क्योंकि प्राइवेट तो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए जाएगा, वो टेक्नोलॉजी भी उनको देगा जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। व्हाट अबाउट अदर्स? सो दीज आर द की पॉइंट्स, ये वैलिड पॉइंट्स हैं बिल्कुल यहाँ पे जो इन्होंने बताए हैं। एंड द पॉइंट इज दिस, देखिए कुछ एक अचीवमेंट भी है। कार्बन मार्केट पे बात हो गई है, कार्बन क्रेडिट सिस्टम अब बिल्कुल आएगा इंटरनेशनल लेवल पे। आप खरीदेंगे, आप इनको बेचेंगे, और इसका बेनिफिट इंडिया को तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सी कंपनीज हैं जो कार्बन क्रेडिट्स जो है वो निकाल सकती हैं और हम बेच सकते हैं। तो हमारे जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स होंगे, वो फंड यहाँ से किए जा सकते हैं। क्लियर? तो दैट इज व्हाट द आइडिया इज। तो अच्छी चीज है ये। ठीक। अब
रीजनल कमिटमेंट्स भी हैं, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, यूके, ब्राजील, मैक्सिको, उन्होंने अपने लिए टारगेट अनाउंस किए हैं, स्टीपर टारगेट, मतलब दे विल पुट इन मोर एफर्ट। ओके, वो अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट करेंगे। हालांकि इंडिया से भी ये एक्सपेक्टेड है, देखो हमने कहा है कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। क्लियर, मतलब हम जितना कार्बन रिलीज करेंगे उतना कार्बन एब्जॉर्ब करवाएंगे, ये हमारा टारगेट हमने रखा है। बट द पॉइंट इज दिस, एफर्ट जो है वो चाहिए कि इसको जल्दी कर लें, 2070 तक वेट करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। दैट इज द पॉइंट, बट इट डिपेंड्स अपॉन आर, यू कैन से, पेस ऑफ डेवलपमेंट। अगर आप 2047 तक अगर आप डेवलप्ड कैटेगरी में आ जाते हैं, उतने बड़े हो जाते हैं, तो उस केस के अंदर हम जरूर इसको थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं। क्लियर, focus on fossil fuels, there is lack of progress on phasing out of coal। अभी भी इंडिया जो है वो सपोर्ट करता है फेज डाउन। ठीक, फेज डाउन और फेज आउट में क्या है, फेज आउट का मतलब है कंप्लीटली एलिमिनेट द यूज ऑफ कोल। और आपको एक बात समझनी पड़ेगी, कोल जो है बहुत ही एक तरीके से पोल्यूटिंग आप बोल सकते हैं फ्यूल है, बट उसके बिना चलता भी नहीं काम, बहुत हैवी पोल्यूशन होता है यहाँ पे। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि हमारे यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो सब यहाँ से रिलीज होता है। तो बहुत ही सीरियस कंसर्न है, और इंडिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है, क्योंकि सारा जो है हमारे यहाँ पे ये कोल से हो रहा है। 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इट इज कमिंग फ्रॉम, यू कैन से, थर्मल यूनिट्स। तो उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना बहुत जरूरी है, बट वो इतना जल्दी नहीं होगा। जब तक आप न्यूक्लियर ऑप्शन लेके आएंगे, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे, तब तक इसके ऊपर हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द बिग आइडिया इज। क्लियर, अब फ्यूचर पाथवेज की बात करते हैं, तो आपको बिल्कुल इसको लेके एफर्ट करना है, आपको क्लीन टेक्नोलॉजी लेके आनी है। आप इस 1.5 डिग्री सेल्सियस के टारगेट पे रहे हैं, दैट इज द पॉइंट है, उसी पे ही हमें फोकस करना पड़ेगा। हालांकि ये तो बहुत जल्दी अभी ब्रीच होने वाला है, तो इट मींस मोर एफर्ट इज रिक्वायर्ड। इतने एफर्ट से हमारा काम नहीं चलेगा, आपको और ज्यादा एफर्ट इसके ऊपर करने की जरूरत है। तो दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल, सिर्फ डेवलप्ड नेशंस का काम नहीं है, डेवलपिंग नेशंस को भी ये चीज समझनी है। सो दिस इज द आइडिया। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और क्या ये पेंडोरास बॉक्स जो है वो खुला हुआ है। अब देखिए, राम मंदिर के बाद ये डिबेट अभी खत्म ही नहीं हो रही है। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये लाया गया। क्लियर, बाबरी मस्जिद जब डेमोलिश की गई, ओके, तो उसको डेमोलिश किया गया था, उसके डेमोलिशन के बाद जो है ये प्रोविजन डाला गया था, और उस समय पीवी नरसिम्हा राव जो है उनकी सरकार थी। सो आइडिया इज दिस कि हम कम्युनल हार्मनी मेंटेन करना चाहते थे। स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज जो हैं, दे शुड नॉट फील चीटेड, कि वो बिल्कुल भी ये फील ना करें कि उनके साथ चीटिंग हुई है। बिकॉज जब आप आजाद हो रहे थे तब हमने प्रॉमिस किया था। सो दे शुड फील सिक्योर, एंड दे शुड फील सिक्योर अबाउट द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडिया। ओके, दिस इज द पॉइंट। इतनी बात की गई है। अब इस चीज को समझिए कि ये एक्ट करता क्या है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि जो भी रिलीजियस साइट है उसका जो कैरेक्टर है, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, मंदिर है तो मंदिर रहेगा। क्लियर, जो उसका कैरेक्टर है 15 अगस्त 1947 को, वैसा ही कैरेक्टर मेंटेन रहेगा। आप उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे ये कह के कि यहाँ पे मंदिर था या यहाँ पे मस्जिद थी। दिस इज द आइडिया। तो इस कानून के अंदर एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड किया राम जन्मभूमि, इसको एक्सप्लिसिटली जो है एक्सक्लूड किया इन्होंने। इसके अलावा कोई भी चीज बोला कि इसके अलावा जो जैसा है, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी। तो पास्ट के अंदर अगर कुछ हुआ है, आपको पास्ट से आगे लेके चलना है ना, यू हैव टू थिंक अबाउट फ्यूचर। ठीक, कब तक हम पास्ट में अटके रहेंगे। तो 800 साल पहले अगर कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, तो उसके लिए अब प्रेजेंटली बदला लेना ठीक नहीं है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिस्टर्ब द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडिया। वो चीज बिल्कुल भी किसी भी हालात के अंदर हमें नहीं करनी है, एंड दैट इज व्हाट इज सजेस्टेड। तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना होगा, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सेकुलरिज्म को लेके चलता है।
क्लियर, दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड। अब ये सारी की सारी गड़बड़ स्टार्ट की हुई, सो जब राम जन्मभूमि को लेके डिबेट चल रही थी कोर्ट के अंदर, अब उसका फैसला तो आ गया, बट उस समय ओरल ऑब्जर्वेशन डाली गई कि भाई देखिए, सर्वे करवाना सर्वे करवाना इज नॉट इक्विवेलेंट टू चेंजिंग द नेचर। तो ये एक्ट उस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट के नेचर को चेंज करने को कहता है कि आप उसका नेचर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सर्वे करवाने को थोड़ी ना रोकता है। तो ये कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया, अब उसी का ही यूज करके यहाँ पे पिटीशन फाइल किए जा रहे हैं, वो चीज चल रही है। क्लियर, नाउ इट वाज, अब ये न्यूज अभी सांभल की मस्जिद की वजह से हुआ, वहां से आया, देन अजमेर शरीफ, उसको लेके भी बात चल रही है, अजमेर में ही है, 2.5 दिन का झोपड़ा, उसको लेके बात चल रही है। क्लियर, तो ये चीज समझना है हमें कि कहाँ जाके आप रुकेंगे। देन ऑलरेडी देर इज अ पिटिशन रिलेटेड टू ज्ञान व्यापी मोस्क, वहां पे भी ये चीज चल रही है। देर इज अ इशू रिलेटेड टू मथुरा एज वेल, मथुरा के अंदर भी जो है वहां पे भी पिटिशन फाइल की गई है। सो दीज आर द की पॉइंट्स। अब आप देखेंगे इस चीज को कि भाई ठीक है, इंक्वायरी करना कि भाई वहां पे क्या था क्या नहीं था, उसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली दैट हैज ओपनड अप द पेंडोरास बॉक्स, क्योंकि उसी के बाद ही जो है ये पिटीशन फाइल किए जा रहे हैं, एंड दिस इज हाउ इट इज। तो कांग्रेस लीडर जयराम रमेश, दे क्लेम्स इट हैज ओपनड द पेंडोरास बॉक्स एंड दैट इज द रियलिटी। इस टाइप की ओरल जो है स्टेटमेंट को नहीं करना चाहिए था। कितनी जगहों के सर्वे करवाएंगे, एंड द पॉइंट इज दिस, व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव आउट ऑफ दैट, आप उसको लेके क्या अचीव करने वाले हो, ये सबसे बड़ी चीज है। तो ये सर्वे हो रहे हैं, थिंग्स आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ओके, कि मुद्दा यही है कि पोलराइज किया जाए लोगों को, एंड दैट इज व्हाट इट इज। क्योंकि अभी राम जन्मभूमि का तो मामला सुलट गया, तो आप इस तरीके के मुद्दे पैदा करके देश को भटकाने का काम जो है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। तो ये पीछे की पॉलिटिक्स है जो यहाँ पे है। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसका क्या करना है। क्लियर, दिस इज द आइडिया। अब आगे चलते हैं पार्डनिंग पावर के ऊपर। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो यूएस प्रेसिडेंट ने अपने बेटे को माफ कर दिया, और इसीलिए ये बात न्यूज में बनी है, पार्डन कर दिया अपने बेटे को। ठीक है, इलीगल आर्म्स का मामला था, उनके बेटे ने कुछ एक हथियार रखे हुए थे, तो उस मामले में उन्होंने माफ कर दिया। ठीक है, दैट इज द आइडिया। अब देखिए, इंडिया के अंदर इतनी जल्दी से ये पावर यूज नहीं की जाती है, हमारे यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, और इंडियन प्रेसिडेंट उतनी फ्रीली भी नहीं इस पावर को यूज करते हैं। मतलब काफी इनपुट्स आप लेके, होम मिनिस्ट्री से कंसल्ट करके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बातों को सुन के समझ के, उसके बाद किसी फैसले पे आया जाता है। यूएस के अंदर बहुत फ्रीली जो है इस टाइप के फैसले जो है वो किए जाते हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर इंडियन प्रेसिडेंट इतना फ्रीली इसको यूज करते तो शायद संजय दत्त को भी जेल ना होती। मतलब उनका मामला कहीं ना कहीं सेम ही था जो यहाँ पे ये मामला है। क्लियर, तो वहां ब्रिटेन यूएस में इतनी बड़ी बात नहीं होती है। हालांकि आगे चलते हैं, देखिए, तो यूके के अंदर देर इज दिस प्रेरोगेटिव ऑफ मर्सी, ब्रिटिश मोनार्क के पास ये पावर होती है, वहां से ही ये जो है ये पावर स्टार्ट हुई है एक तरीके से। यूएस के अंदर भी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है, इंडिया के अंदर भी है, और प्रेजेंटली बेस्ड ऑन द मिनिस्टीरियल एडवाइस ये ट्रेंड चलता है। यूएस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, प्रेसिडेंट कैन पार्डन फेडरल ऑफेंसेस, ओके, एक्सेप्ट द इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के मामले में यूएस प्रेसिडेंट माफ नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ फेडरल ऑफेंसेस को वो लोग माफ कर सकते हैं, नॉट द स्टेट ऑफेंसेस। क्लियर, तो स्टेट ऑफेंसेस को वो नहीं कर सकते हैं। इंडिया के अंदर यूनियन लॉ के अंडर हो या फिर स्टेट लॉ के अंडर हो, इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो कर सकते हैं। मतलब स्टेट लॉ के अंडर अगर मामला है, डेथ सेंटेंस का मामला है, वो तो स्टेट के अंदर भी हो जाए, उसको भी जो है इंडियन प्रेसिडेंट माफ कर सकते हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट हैज एब्सोल्यूट पावर, कैन बी इशूड इवन बिफोर और आफ्टर द कन्विक्शन। इंडिया के अंदर जो है वो मर्सी प्ली का सिस्टम होता है। क्लियर, इंडिया के अंदर मर्सी के लिए ये आपके जुडिशियल प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद होगा।
पहले पूरा आपका जुडिशियल प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा मामला। क्लियर? तो ये इंडिया के अंदर डिफरेंट है। अब वो उधर क्या है, सिस्टम अभी चल रहा था मामला, उससे पहले ही जो है उनको सेटल भी कर दिया उन्होंने, तो अपने बेटे को माफ कर दिया। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी यूएस प्रेसिडेंट अपने नजदीकी लोगों को माफ करते रहे हैं। दिस इज व्हाट इज द पॉइंट। अब देखिए, इससे पहले कंट्रोवर्सी थी विस्की रिबेलियन, ये जॉर्ज वॉशिंगटन ने माफ किया था। विस्की रिबेलियन ये टैक्स रिलेटेड मैटर था, ये 1790s के अंदर, 89 90s के अंदर जो है ये मामला देखने को मिला था। क्लियर? तो टैक्स को लेके प्रोटेस्ट हुए थे, वायलेंट प्रोटेस्ट थे वो, एंड लोगों ने जो है विस्की के ऊपर टैक्स देने से मना कर दिया था, वहां से मामला शुरू हुआ था। तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने उनको माफ कर दिया था। बिल क्लिंटन की बात करें, उन्होंने अपने हाफ ब्रदर को माफ किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सन इन लॉ के फादर को जो है वो माफ किया था। ओके, टैक्स से रिलेटेड मैटर ही थे ये। दीज वर द पॉइंट्स। अब पार्डनिंग पावर इंडिया की बात करेंगे। आर्टिकल 72 हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर देता है, और आर्टिकल 161 गवर्नर को ये पावर देता है। क्लियर? प्रेसिडेंट की पावर यूनियन लॉ के मामलों के अंदर है, और प्लस अगर डेथ सेंटेंस है, डेथ सेंटेंस इवन इन द केस ऑफ ओके स्टेट लॉ, उसके अंदर भी वो माफ कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे पार्डन है, कम्यूटेशन है, रिमिशन है, रेस्पाइट है, रिप्राइव है। तो इस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट जो है ये एक्ट करते हैं। बट नॉर्मली थिंग्स आर कंसल्टेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इनपुट लेके ही किया जाता है। ओके, एंड इंडियन प्रेसिडेंट ने किस बेस पे ये डिसाइड किया है, आप उसका जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये देखने के लिए कि मालाफाइड इंटेंशन है कि नहीं। तो अगर कोई मालाफाइड इंटेंशन है, उस वजह से प्रेसिडेंट ने किसी को माफ कर दिया, उसको एक्सप्लोर करने के लिए जुडिशियल रिव्यू इंडिया में हो सकता है। सो दीज आर सम पॉइंट्स, ये सारी चीजें हैं जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर से रिलेटेड है। क्लियर? एंड मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। तो आज के अखबार के अंदर देखिए, ये इस दिन काफी कुछ हुआ था, 2 से 3 दिसंबर की रात को 1984 को। क्लियर? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी होती है, और मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस पूरे शहर के अंदर फैल जाती है, और उस वजह से जो है 3-3.5 हजार लोगों की डेथ हो गई थी यहाँ पे। ओके, और काफी बड़ा ये मुद्दा रहा, इंश्योरेंस को लेके, कंपनसेशन को लेके, वो सारे पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे बोले गए थे। आगे चलेंगे, हालांकि चलते हैं। जस्टिस मनमोहन अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये दिल्ली हाई कोर्ट से आ रहे हैं, और इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। क्लियर? तो हमारे यहाँ पे आर्टिकल 124 होता है, which talks about this particular provision, that president he has the power to appoint, लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एक कोलिजियम सिस्टम हमने बना रखा है, जिसके अंदर 5 सीनियर जजेस होते हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। ओके, तो कोलिजियम के सजेशन के ऊपर ये कुछ नेम्स को सजेस्ट करते हैं, और उन नेम्स को यहाँ पे आगे फॉरवर्ड किया जाता है और अप्रूव किया जाता है। तो दिस इज द बिग पिक्चर। ठीक है, ये है पूरा मामला। अब चलेंगे आगे। देखिए, बैंक बिल पासिस द लोकसभा, और अब बात करते हैं क्या उसके अंदर प्रोविजन किए गए हैं। तो अब नॉमिनीज जो हैं, आपके अकाउंट होल्डर में 4 नॉमिनी आप डाल सकेंगे। नॉर्मली अभी सिंगल नॉमिनी होता है, अब आप 4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। क्लियर? और नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है वो सक्सेसिव और साइमल्टेनियस होगी फॉर डिपॉजिटर्स, एंड लोकर होल्डर्स के केस में भी ये चीज लागू होगी। अब डायरेक्टरशिप और गवर्नेंस के मामले में देखिए, इन्होंने कहा कि रीडिफाइन किया है इन्होंने। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मामला मतलब अब 2 करोड़ तक के केस में होगा, डायरेक्टरशिप के केस में। और टेन्योर जो है वो इन्होंने इंक्रीज कर दिया है कोऑपरेटिव बैंक के अंदर। अब पहले 8 साल तक मैक्सिमम टेन्योर हुआ करता था डायरेक्टरशिप का, अब ये 10 ईयर्स तक है यहाँ पे, और एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन एंड द होल टाइम डायरेक्टर। क्लियर? और कोऑपरेटिव बैंक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी प्रोविजन की गई है। नाउ सेंट्रल कोऑपरेटिव डायरेक्टर कैन सर्व ऑन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बोर्ड। तो सेंटर के जो बैंक के डायरेक्टर्स हैं वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड पे भी आ सकते हैं। और स्टेचुटरी ऑडिट का प्रोविजन यहाँ पे है। देखिए, ग्रेटर फ्रीडम टू डिसाइड रिम्यूनरेशन,
कितना जो है वो रिम्यूनरेट करेंगे, कितनी फीस होगी ऑडिटर की, वो प्रोविजन है यहाँ पे। और रिपोर्टिंग डेट्स यहाँ पे चेंज टू द 15th एंड द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो 15 तारीख को और आखिरी जो महीने की तारीख होती है उसमें जो है प्रॉपर रिपोर्टिंग की जाएगी। तो ये जो है ऑपरेशनल चेंजेस इन्होंने यहाँ पे किए हैं। क्लियर। तो हम बैंकिंग सेक्टर के अंदर गवर्नेंस को एनहांस करना चाहते हैं और उस वजह से जो है ये सारी चीजें हमने की हैं। तो काफी सही रहा है यहाँ पे। क्लियर। क्योंकि ये जो बैंक सेक्टर है वहां पे आपको गवर्नेंस बेटर करने की बहुत जरूरत है। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि बहुत से फ्रॉड और फाइनेंस जो है वो हुए थे। अब ये उसी डायरेक्शन में एक बढ़ता हुआ कदम है और इम्पोर्टेंट एक आप मान सकते हो ये रोल प्ले करेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चलते हैं। आज वाइल्ड लाइफ डे भी है। ओके, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज को यहाँ पे बताया गया है। उससे पहले यूएस अप्रूव्स 1.17 बिलियन डील फॉर इक्विपमेंट फॉर MH-60R हेलीकॉप्टर्स। ओके, सो ये अब इंडिया को मिलने वाले हैं। क्लियर। और $2.2 बिलियन की ये डील है। ठीक, ये हेलीकॉप्टर इंडिया में आएगा और कार्गो हेलीकॉप्टर आप इसको बोल सकते हो, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड दिस इज हाउ इट इज। ओके, हमारी कैपेबिलिटीज को ये एनहांस करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के अंदर क्या प्रोविजन है। सो ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया के अंदर 2.4 ऑफ द ग्लोबल लैंड है, उस पे हमारे यहाँ पे 7 to 8% ऑफ द रिकॉर्डेड स्पीशीज है। 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, 91,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल। तो काफी रिच आपका फ्लोरा एंड फौना है। ठीक। आपके यहाँ पे ग्लोबल प्रपोर्शन में देखेंगे तो 8.58% ऑफ मेमलियन स्पीशीज हैं, 13% 13.66 बर्ड्स हैं, 7.91% रेप्टाइल्स हैं, 4% 4.66 एम्फीबियंस, 11.72 फिशेस और 11.8 टाइप्स के प्लांट्स हमारे यहाँ पे मिलते हैं। हिमालयाज, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स, सुंडालैंड, ये सब आपके आइडेंटिफाइड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं जो इंडिया में हैं। क्लियर। तो ये इतनी रिच है हमारे यहाँ पे पूरी इकोलॉजी। अब इसके अंदर देखिए, एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, दोनों के बीच में टसल चलता है। और अच्छी चीज ये है कि इंडिया के अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज हमने बना रखे हैं, बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है यहाँ पे। क्लियर। पॉपुलेशन प्रेशर है इंडिया के अंदर बिल्कुल। और यहाँ पे डेवलपमेंट भी करनी है क्योंकि जॉब्स क्रिएट करनी है। तो जॉब्स के लिए इंडस्ट्री लगाई जाएगी और इंडस्ट्री कहाँ पे लगेगी? लैंड के ऊपर जो ऑलरेडी स्कार्स है इस देश के अंदर। तो जमीन हमारे पास नहीं है और यही हमारा चैलेंज है। तो ऐसे में थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ को अगर हम देखें, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो काफी हैं। 73 स्पीशीज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये 2022 की बात की गई है इन्होंने। ओके, तो ये आइडिया है कि हमें इसको अच्छे से मॉनिटर करना है। आप देखिए कुछ एक एंडेमिक मैमल्स हैं जो यहाँ मिलते हैं, कश्मीर स्टैग, हंगुल बोलते हैं जिसे, मालाबार सिवेट, ओके, अंडमान श्र्यू, दीज आर द वंस। तो ये आप इनके बारे में एक बार रीड कर लेना। क्लियर, दैट इज द होमवर्क दैट यू हैव टू डू हियर। तो ये आज के पेपर में आया है। अब लेसर नोन एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फेसिंग द थ्रेट। यहाँ पे इनको पावर लाइंस को लेके थ्रेट है। ये ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सकता लेकिन ये तारों के अंदर जाके अटैक भिड़ जाता है, इसलिए काफी जो है मर जाते हैं इनमें से। ओके, सो ये सारी कंसर्न्स है हमारे यहाँ पे। एक तरफ आपको इकोलॉजी को प्रिजर्व करना होगा, दूसरी तरफ आपको डेवलपमेंट भी लेके आना होगा। तो बैलेंसिंग हर चीज को लेके करनी है। एंड दैट इज अ चैलेंज फॉर अस। ओके, वही बड़ा चैलेंज है जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। नाउ अदर देन दैट, इंटरनेशनल पेज पे चलेंगे, कुछ एक छोटी बहुत थोड़ी बहुत खबरें हैं यहाँ पे। ओके, नाउ देखिए चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। तो दैट इज नॉट गुड फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक दूसरे के ऊपर ये लोग रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे और ये एक सैड सेंटीमेंट क्रिएट करता है ट्रेड को लेके, इंटरनेशनल ट्रेड को लेके। हमने डब्ल्यूटीओ क्यों बनाया था? हमने डब्ल्यूटीओ इसलिए बनाया था ना क्योंकि हम फ्री ट्रेड को प्रमोट करना चाहते थे। और ये तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन करने वाला एक स्टेप है जो दोनों कंट्रीज कर रहे हैं। सो वी हैव टू बी वेरी, यू कैन से, कंसर्न्ड अबाउट दिस, बिकॉज इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे इंडिया के ऊपर भी आएगा घूम फिर के। और
अगर हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इंडिया की क्या रिलेशन होने वाला है, अब यूएस के साथ हम ट्रांजैक्शनल रिलेशन करेंगे। ठीक है, गिव एंड टेक होगा अब। ओके, वैसे तो नॉर्मली इंटरनेशनल रिलेशन में वैसा ही होता है, बट अब ये गिव एंड टेक थोड़ा ज्यादा होगा। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। तो हम तो रेडी हैं उसके लिए। साउथ कोरिया प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स मार्शल लॉ। ओके, तो मिलिट्री रूल लगा दिया वहां पे उन्होंने। और उन्होंने कहा कि भी एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो कम्युनिस्ट नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर काम कर रहा है, और दैट इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया के अंदर कह रहे हैं कि सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने मार्शल लॉ लगाया। अब सोचो, मार्शल लॉ के अंदर तो राइट्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे सारे डेमोक्रेटिक, तो कैसे सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हेल्प करेगा? सो दीज आर द थिंग्स। मेन प्रॉब्लम ये है कि ये वहाँ की पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है। क्लियर? पूरा का पूरा जो खेल है वो उधर की पॉलिटिक्स का खेल है, उस वजह से जो है ये पूरी समस्या जो है ये हो रही है। तो यही गेम है जो यहाँ पे हमें समझना होगा। ठीक है, उसके अलावा कोई खास और रीज़न नहीं है इसका। पोलराइजेशन बहुत है साउथ कोरिया में इस समय। जो ये प्रेसिडेंट साहब हैं, ये पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन उस पर भी नहीं गए थे। तो नया जब इलेक्शन होके सरकार बनी, लोग लीडर्स आए, तो जो फर्स्ट सेशन होता है वो तो एड्रेस करना होता है ना, तो ये उस पर नहीं गए थे। तो इस तरीके के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर सिनेरियो चल रहा है अभी साउथ कोरिया के अंदर। ठीक, एंड दैट इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन देयर। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। अदर देन दैट, देखिए, मिलिटेंट कैप्चर 4 सीरियन टाउन्स। तो सीरियस डेवलपमेंट्स चल रही हैं। रिबेल्स ने काफ़ी यहाँ पे नुकसान पहुंचाया है। हयात तहरीर अल शाम ऑर्गेनाइजेशन है, ये अलकायदा का ऑफशूट है। ठीक, तो अभी आप इसको देखिए कि खेल कैसे इन्होंने किया, कि इनको पता है कि रशियंस जो हैं वो यूक्रेन में बिजी हैं। रशियंस यूक्रेन में बिजी थे। ओके, और हमास, सॉरी, हिजबुल्ला, हिजबुल्ला इजराइल के साथ बिजी था। और इसी मौके का फायदा उठा के ये रिबेल्स ने अटैक किया। और ये रिबेल्स इतने सिंपल रिबेल्स नहीं है, दे आर बैक्ड बाय, यू कैन से, टर्की प्लस नेटो। तो ये सब बैक कर रहे हैं इनको, तो उतना सिंपल नहीं है, ये एक प्रॉक्सी वॉर टाइप ही चल रहा है। हालांकि अभी रशिया और सीरियन फोर्सेस साथ में मिलके काम करेंगे। रशियन फोर्सेस ऑलरेडी हैं वहां पे। ओके, एंड नॉट जस्ट दैट, इराक से भी मिलिशिया आ रहे हैं, प्लस ईरान की भी फोर्सेस यहाँ पे आ रही हैं। तो ये देखो आप, ये चार मिलके इनके साथ लड़ेंगे। सीरियन फोर्सेस, ईरान, इराक और रिबेल्स के अगेंस्ट ही लड़ाई चलेगी। तो ये इस तरीके का प्रॉक्सी वॉर है जो चल रहा है वहां पे। ओके, तो बशर अल असद, सीरिया के डिक्टेटर जो है, वो अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। एंड दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री है। और पास्ट में काफी वायलेंस हो चुका है ऑलरेडी सीरिया के अंदर, जो कि आप बोल सकते हैं कि काफी डिजास्टरस रहा है। क्लियर? बट दिस इज समथिंग दैट वी हैव, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।